नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। योगी आदित्यनाथ इस समय सबसे हॉट बने हुए हैं, न्यूज मेकर बने हुए हैं। लगातार उनको लेकर खबरें आ रही हैं चैनलों पर, अखबारों में और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर। रोहिणी सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारी बहुत महत्वपूर्ण खोजी खबरें उन्होंने की हैं सोशल मीडिया, ट्विटर पर खासतौर पर बेहद सक्रिय हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में लिखा कि नोएडा के खास बंगले में लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और उन मीटिंग्स के बारे में बताया कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनवाया जा रहा है। मीडिया में खबरें प्लांट की जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ बदलने वाले हैं और पूरी साजिश जो है वो वहां से चल रही है। अब नोएडा में वो खास बंगला किसका है, ये तो राज की बात ही हो सकती है। नोएडा में आप जानते हैं कि यूपी से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण लोग हैं शायद सबके बंगले हों। राजधानी तो लखनऊ में है, लेकिन दिल्ली के करीब होने के चलते नोएडा में बहुत सारे बंगले ऐसे हैं जहां भारतीय राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति के खासतौर पर बेहद इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। रोहिणी सिंह की बात इसलिए भी सही लग रही है कि पिछले 2-3 दिनों में काफी हलचल देखी गई मीडिया में। लगातार खबरें आई और वो खबरें देखकर ऐसा लग रहा था कि खबरें प्लांट की गई हैं और वो सारी की सारी खबरें कुछ ऐसी थीं कि जैसे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है या उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है या इस तरह की बात है। एक और चीज हुई, केशव प्रसाद मौर्य जो हैं कल आए हुए थे दिल्ली में। कल उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और जो राज्य के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनकी भी मुलाकात नड्डा से हुई और उसके बाद फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई। असल में सारा खेल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बेहद दमदार नेता बन के उभरे हैं। आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी इस देश के गृह मंत्री थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। वक्त बदला, नरेंद्र मोदी बन गए देश के प्राइम मिनिस्टर और जो गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो बेचारे राजनीति से लगभग रिटायर हो गए। उनको पहले मार्गदर्शक मंडल में डाला गया और बाद में उसके बाद मार्ग खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ दर्शक मंडल में रह गए आडवाणी जी। अभी तो उनकी तबीयत भी खराब चल रही है, बीच में अस्पताल जाने की खबरें आई थी। उनको लंबी उम्र मिले उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। लेकिन हकीकत यह है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का पद ले लिया और गृह मंत्री देखते ही रह गए। अब समीकरण देखिए, अब समीकरण यह है कि नरेंद्र मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो शाह साहब को पछाड़ के नरेंद्र मोदी की जगह ले सकते हैं। अब आप देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में जब चाहा खट्टर साहब को हटाया, नए को बना दिया। हरियाणा के लोगों को भी उनका नाम नहीं ठीक से याद है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पर्ची भेजी और पर्ची से वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे कर दिया गया और राजस्थान में एक नए मुख्यमंत्री बन गए जो पहली बार के एमएलए थे, जिन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा। यही हालत मध्य प्रदेश की है। शिवराज सिंह चौहान चुनाव जिता के ले आए, उनको किनारे कर दिया गया। हालांकि केंद्र में मंत्री बना दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति से किनारे कर दिया गया और वहां डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये सारे लोग जिनका न तो कोई बड़ा जनाधार है और ना ही ये चुनौती देने की बात कर सकते हैं, अमित शाह को सोच भी नहीं सकते हैं। जिस दिन सोचेंगे इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए। अकेले मुख्यमंत्री जो ताकतवर हैं, जो चुनौती दे सकते हैं और जिनका अपना जनाधार है, उत्तर प्रदेश में मोदी का अगर जनाधार है तो योगी का भी उतना ही जनाधार है। अकेले वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में, जिनके जो भक्त हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं, ये मान के चलते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलती है तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अमित शाह जी को यह खतरा भी है कि योगी कल को रिप्लेस कर सकते हैं। कल को यह स्थिति हो सकती है कि योगी अमित शाह से बड़े नेता के रूप में जाने जाएं और उसकी वजह भी है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के 2-2 बार मुख्यमंत्री हो गए। वो अच्छा खासा जनाधार है, देश भर में उनको बुलाया जाता है और गोरखनाथ मठ के चलते अपना उनका एक महत्व है। अपनी जो सीट है और पूर्वांचल है उसमें गोरखनाथ मठ का अपना महत्व है। योगी बेहद अटैकिंग भी हैं, आप जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान जैसा मीठा बोलने वाले नहीं हैं, वो बेहद अटैकिंग हैं। अपनी एक छवि बनाते हैं, गड़बड़ हो गई वो छवि बुलडोजर के चक्कर में। बुलडोजर जिस तरह से उन्होंने चलाया उससे जनता का समर्थन, जनता तो मैं नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कट्टरपंथी लोगों का जिस तरह से समर्थन मिला वो तो मिला, लेकिन देश भर में छवि एक डिस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्शन की कोई खास छवि नहीं बनी। अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रेशर बनाने का पहला कारण तो यह है, लेकिन दूसरा कारण यह है कि अखिलेश यादव जी की जो पीडीए वाली नीति है, उस पीडीए वाली नीति ने लोकसभा में वंडर्स कर दिए। मतलब फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट जीतता है कौन? सपा के कैंडिडेट हैं वो तो ठीक है, वो दलित हैं, समाजवादी पार्टी जिसको पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और सीट नॉन रिजर्व है। ये जो इस बार जिस तरह से सीटें की, ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट जिस तरह से एक साथ आए और अपर कास्ट वोट का भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिस तरह से आया, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो ये कॉम्बिनेशन बना है, अगर कांग्रेस नहीं होती तो दलित शायद समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आते। दलित राहुल गांधी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि वो आरक्षण की बात और बाकी सारी बातें कर रहे हैं। साथ में अगर अखिलेश यादव जी नहीं होते तो ओबीसी वोट कांग्रेस के साथ नहीं आते, उनको ग्राउंड पे काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं मिलते। तो ये जो दो का कॉम्बिनेशन बना है, इसमें दलित ओबीसी जो वोट है वो बेहद महत्वपूर्ण बन के उभरा है। तीसरा कारण यह कहा जाता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से राजपूतों के, ठाकुरों के नेता बन के उभरे हैं, ब्राह्मणों का एक हिस्सा है जो खुल के भले कुछ ना कहे लेकिन दुखी है। इसीलिए आप देखते हैं कि योगी के खिलाफ जब बयान आना शुरू होते हैं तो पहला बयान एक ब्राह्मण विधायक का आता है। तो ये कॉम्बिनेशन से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि अगर अखिलेश और कांग्रेस ऐसे ही मजबूत रहे और आपने जाहिर तौर पर अगर अखिलेश और कांग्रेस मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो यूपी को एक ओबीसी मुख्यमंत्री मिलेगा। अखिलेश यादव ओबीसी हैं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें कोई सवाल ही नहीं है, उसमें कहीं कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ के उदय के बाद कोई बड़ा ओबीसी या दलित चेहरा नहीं है। जो है वो केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा है जो अपना चुनाव खुद हार गए थे। तो केशव प्रसाद मौर्य पे दांव इसलिए खेला जा सकता है कि ओबीसी वोट जो हैं उनको कंसोलिडेट किया जाए, लेकिन यहां पर यही पेंच है, जैसा मैंने बताया कि योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान नहीं होगा। चाहे नोएडा के बंगले से, चाहे दिल्ली के बंगले से आप खबरें चला दें, प्रेशर बना दें, कुछ भी कर दें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कम से कम उपचुनाव के पहले तक योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़ने को कहा जाएगा। और अगर कहा भी जाएगा या कहा भी गया है तो योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। लोकसभा चुनाव को ही देख लें, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि भैया जब टिकट तुमने अपने मन से दिए थे तो मैं चुनाव कैसे जीतता। तुमने टिकट अपने मन से दिए थे तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। स्मृति ईरानी का चुनाव आप देख लीजिए, स्मृति ईरानी का प्रचार करने नरेंद्र मोदी पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद आप जानते हैं स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट काफी वायरल हो गया था जिसमें सबका नाम लिया था, आदित्यनाथ का भी नाम लिया था, सबका नाम लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया था। जब वायरल हुआ तो उन्होंने एक अलग से ट्वीट किया और तभी मैंने कहा था कि ऐसा लगता है कि दोनों के रिश्तों में खटास हो गई है। और वो बात तब साबित हुई जब चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी को बिल्कुल किनारे कर दिया गया, बंगला खाली करवा दिया गया। अब आप कहेंगे चुनाव हार गई तो फिर क्या किया जाता, तो याद कीजिए 2014 में भी वो चुनाव हारी थी, उसी अमेठी से चुनाव हारी थी, राहुल गांधी से चुनाव हारी थी और उसके बाद भी उनको मंत्री बनाया गया था, राज्यसभा में लाया गया था। लेकिन इस बार इस तरह का कोई प्लान दिखाई नहीं दिया। तो योगी आदित्यनाथ बहुत क्लियर है इस मामले में और उनके लोग बहुत क्लियर हैं कि चूंकि टिकट वितरण पूरी तरह से अमित शाह जी ने किया था तो लोकसभा में डिबेकल की जो जिम्मेदारी है वो अमित शाह जी की है। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की एक खूबी है कि वो हार की जिम्मेदारी कभी नहीं लेते हैं। तो उनकी तरफ से लगातार ये नरेशन आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को इस हार का जिम्मेदार समझा जाना चाहिए। कई सारे खेल हुए, आप सब जानते हैं कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह थे उनके योगी आदित्यनाथ जी से कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, उनको खड़ा किया गया, उनको एक ठाकुर नेता की तरह उनके समानांतर खड़ा किया गया, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि उनके बेटे को टिकट देना पड़ा, उनको टिकट नहीं दे पाए, बहुत दिनों तक टिकट टलता रहा। और क्योंकि राजपूतों का गुस्सा पूरे देश में था, आपने देखा था गुजरात में भी गुस्सा था, बाकी सारी जगहों पर भी राजपूतों का गुस्सा सामने आ रहा था। अब उसका वोटिंग पे कितना असर पड़ा, सीटों पे कितना असर पड़ा, इस पर हम बहुत बात कर चुके हैं, इसलिए इस समय इस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन राजपूतों के नेता के रूप में ब्रजभूषण शरण सिंह को उभारने की पूरी कोशिश दिल्ली से चली, इसीलिए न तो उनका इस्तीफा लिया गया और टिकट भी जब देना था तो किसी और को देने की जगह उनके बेटे को दिया गया। तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी है वो दो हिस्से में बंट चुकी है। एक है योगी वाली भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है
अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी। योगी के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं गोरखपुर के पास देवरिया का रहने वाला हूं, गोरखपुर से पढ़ाई मेरी हुई है, तो मैं मठ को बहुत कायदे से जानता हूं। इसलिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो गोरखनाथ मठ है उसका हिंदू महासभा से पुराना रिश्ता रहा है, चाहे वो महंत दिग्विजयनाथ जी रहे हों, चाहे वो महंत अवैधनाथ जी रहे हों, या फिर महंत योगी आदित्यनाथ जी रहे हों। इन सब लोगों का मूल जुड़ाव जो है हिंदू महासभा से है, और अपना एक संगठन बनाया हुआ है आदित्यनाथ जी ने, हिंदू युवा वाहिनी, जो बहुत दिनों से, जब से वो मुख्यमंत्री बन गए, लगभग डिसफंक्शनल था। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की हार के बाद उन्होंने एक मीटिंग हिंदू युवा वाहिनी की भी की है, यानी उनका अपना एक जनाधार है। और अगर उनको कुर्सी से हटाने की कोशिश की जाएगी तो वो पार्टी भले ना छोड़े, लेकिन पार्टी के अंदर विद्रोह की पूरी संभावना है। मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट पर इस तरह का कोई भी स्टेप लेने की कोशिश अमित शाह या मोदी जी कर सकते हैं। तो हो क्या सकता है? पहली बात तो यह हो सकती है कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया जाए, यह संभावना है, जिससे आप यह कह पाएंगे देखिए हमारा एक ओबीसी अध्यक्ष है। दूसरा यह हो सकता है कि नड्डा साहब चूंकि अब मिनिस्टर बन चुके हैं, तो नड्डा साहब से कहा जाए कि अध्यक्षता आप छोड़िए और अध्यक्षता केशव प्रसाद मौर्य को दिया जाए, ताकि पूरे उत्तर भारत में जा सके संदेश कि एक ओबीसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने भी डेडिकेटेड हों, यूपी में उनकी उस तरह से ओबीसी नेता की पहचान नहीं है और उस तरह से उनका कोई क्लाउट नहीं है। आप जानते हैं पिछले चुनाव में वो अपनी सीट भी हार गए थे, तो उस तरह का क्लाउट नहीं है। ये पिछले चुनाव में बड़ा मजेदार था कि जो दो लोग बेहद इंपॉर्टेंट थे, जिनको भाजपा अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख रही थी, केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा जी, दोनों लोग अपना अपना चुनाव हार गए थे, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। तो अब केशव प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली बुलाकर इनमें से कोई एक निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस निर्णय का कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। साथ में जिस तरह से विधायकों के बयान आ रहे हैं, अभी कल एक विधायक जी का बयान आया कि बिना पैसा दिए, बिना घूस दिए यूपी में कोई काम नहीं होता है, इनसे यह जरूर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह खुल के बाहर आ रही है। यह भी है कि ठीक है, योगी की कुर्सी बची रहने की उम्मीद ज्यादा है, लेकिन साथ में योगी कहीं ना कहीं इस चुनाव में हार के बाद थोड़े कमजोर भी हुए हैं। दो उदाहरण आपको देता हूं। एक रूल लेकर वो आए कि टीचर्स को ऑनलाइन हाजिरी देनी पड़ेगी, जब स्कूल पे पहुंचेंगे, अंगूठा लगाएंगे या जैसा भी होगा, वो हाजिरी देनी पड़ेगी। उसके खिलाफ आंदोलन हुआ, पहले भी इस तरह के निर्णय हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, लेकिन योगी जी आंदोलनकारियों को लखनऊ के सेक्रेटरिएट से दूर उन्होंने एक जगह बनाई है, वहां पर पटक आते थे, वहां लोग आंदोलन करते रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था सरकार पर, कभी निर्णय वापस नहीं लिए जाते थे। लेकिन इस बार निर्णय वापस लिया, जो प्राइमरी शिक्षकों की बात थी वो निर्णय उनको वापस लेना पड़ा ऑनलाइन हाजिरी का। ये पहली बात। दूसरी बात कि अकबर नगर में जहां मंदिर भी था, मस्जिद भी था, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, वहां जब डिमोलिशन ड्राइव चली है तो लोगों के घर तोड़ दिए गए, बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारा वीडियो आया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, सारे के सारे घर तोड़ दिए गए। अब जब दूसरी डिमोलिशन ड्राइव चलनी थी, चाहे वो पंत नगर में हो, चाहे खुर्रम नगर में हो, तो जब उसका विरोध शुरू हुआ तो खट से वो निर्णय वापस ले लिया गया। योगी आदित्यनाथ की जो छवि है एक कठोर प्रशासक की, उसमें निर्णय वापस लेने की बातें कभी हुई नहीं इतने दिनों में। लेकिन आप देखिए महीने भर के अंदर, या मैं कहूं 15 दिन, हफ्ते भर के अंदर में उन्होंने 2 बड़े निर्णय वापस लिए हैं। यह बताता है कि योगी कहीं ना कहीं यह समझ के चल रहे हैं कि केवल धर्म के नाम पर, केवल कट्टरता के नाम पर वोट नहीं मिल सकते हैं। हालांकि उस मामले में भी कोई कमी नहीं है। कांवड़ यात्रा के समय मुसलमानों को अपनी दुकानें बंद रखने के लिए कहा गया है, मुसलमान अपनी दुकान का नाम कोई हिंदू नाम नहीं रख सकते। ये सारी चीजें चल रही हैं क्योंकि वो तो मेन है, उसके बिना तो वोट मिलने नहीं है। लेकिन सिर्फ उसके बिना पे वोट नहीं मिलेंगे। ये अयोध्या फैजाबाद की लोकसभा सीट से हार हो, चाहे चित्रकूट की सीट से हार हो, इनसे तय हो गया है। इसीलिए अब जब जनता के प्रदर्शन हो रहे हैं तो दबाव पड़ रहा है, निर्णय वापस लेंगे। इसका असर यह होगा कि आगे जब जब वो इस तरह का निर्णय लेंगे, आंदोलन और तेज होंगे, क्योंकि लोगों को अब पता चल गया है कि अगर दबाव पड़ेगा तो ये निर्णय वापस ले भी सकते हैं।
तो 2027 में अभी बहुत टाइम है, 2024 में हम हैं, 27 में चुनाव होना है, तो अभी से 2027 के चुनाव पर बात करना कोई होशियारी की बात नहीं होगी। हालांकि ये बात करना भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही शुरू किया था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम 2027 के चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 2027 से पहले यूपी में बहुत कुछ होने वाला है, और इतना तो तय है कि अमित शाह और योगी जी के बीच में ये जो संघर्ष है, भाजपा के अंदर का जो अंतरकलह है, वो जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जितना ज्यादा बाहर आएगी, उतना ही योगी आदित्यनाथ और कमजोर होंगे। और यही एक तरीका है जिससे उनको कमजोर करके सत्ता से बाहर किया जा सकता है। दिल्ली भी ये जानती है कि वो शिवराज सिंह चौहान नहीं है कि उनसे पद छीन लिया जाए और वो खामोश बैठे रहें। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, लेकिन अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, मैं दो बातें कह सकता हूं। पहली बात तो ये कि योगी आदित्यनाथ को अभी फिलहाल सत्ता से नहीं हटाया जाएगा, और दूसरी बात यह कि लगातार बीजेपी में अंतरकलह बढ़ता जाएगा। अब चीजें जब सत्ता से बाहर आनी शुरू हो गई हैं तो धीरे धीरे और बाहर आएंगी, और ये भारतीय जनता पार्टी को और कमजोर करेंगी। अब ये है विपक्ष के ऊपर, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर, कि इस माहौल का कितना फायदा उठा सकते हैं। अगर उठा पाएंगे तो 2027 में रिपीट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।